हम आज आपको दो खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ी खबर सुनाएंगे। पहला है हरदीप सिंह निज्जर। जून 2023 में कनाडा में उसकी हत्या हुई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या के आरोप भारत पर लगाए थे। हत्या के बाद 4 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार भी किया गया, पर अब खबर आई है कि उन चारों भारतीयों को बेल मिल चुकी है। इसे ट्रूडो के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है। 7 जनवरी को ही उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दिया था और अब निज्जर मामले में भी उनकी बात फीकी पड़ती दिख रही है। ये तो हुई पहली खबर। अब दूसरी खबर की बात करते हैं, जो जुड़ी है आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी हुई। नवंबर 2023 में अमेरिका में पन्नू के कथित हत्या की कोशिश हुई थी। हत्या की साजिश रचने के आरोप निखिल गुप्ता नाम के भारतीय नागरिक पर लगे थे। जून 2023 में उन्हें चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उन्हें प्रत्यर्पित करके अमेरिका लाया गया। 7 महीनों से वे अमेरिका की जेल में बंद है। निखिल के परिवार वालों ने भारत सरकार से मदद की गुहार भी लगाई थी, पर अब खबर आई है कि 7 महीने में एक बार भी भारत सरकार की तरफ से किसी ने उन्हें संपर्क करने तक की कोशिश नहीं की। आज के शो में इन्हीं 2 खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। फिर आपको दुबई लेकर चलेंगे, जहां भारत और अफगानिस्तान के मंत्री और अधिकारी मिले हैं। बताएंगे कि मीटिंग में क्या क्या हुआ, और आखिर में आपको जापान के एक ऐसे गैंग लीडर की कहानी भी सुनाएंगे जो परमाणु बम बनाने का सामान स्मगल किया करता था। आरोप है कि उसने ऐसे ही कुछ सामान म्यांमार से चुराकर ईरान को बेचे हैं। तो इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K and ITIL। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। चैप्टर 1 कनाडा। जैसा हमने शुरू में बताया, खालिस्तानी आतंकियों से जुड़ी 2 खबरें हैं। सबसे पहले निज्जर से जुड़ी अपडेट जानते हैं। निज्जर कौन? खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF का मास्टरमाइंड। KTF पर पंजाब में आतंकवाद बढ़ाने और टारगेटेड किलिंग्स के आरोप हैं। इसको भारत ने आतंकी संगठन भी घोषित कर रखा है। निज्जर कुछ सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों में से हैं। भारत में हुई कई हत्याओं से भी उनका नाम जुड़ता है। 18 जून 2023 को कनाडा की राजधानी वैंकूवर के एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की हत्या हुई थी। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने भारत सरकार के एजेंट्स पर इस हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताया और कड़ी आपत्ति भी जताई थी। उसके बाद से दोनों देशों के बीच डिप्लोमैटिक संबंध बिगड़े हुए हैं। दोनों देशों ने अपने अपने कुछ राजनयिक भी वापस बुला लिए हैं। अभी तक दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ है। बहरहाल, निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में इसकी जांच शुरू हुई। कनाडा पुलिस ने अपनी अलग अलग ब्रांच को इस काम में लगाया है। मई 2024 में कनाडा पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों भारतीय नागरिक हैं। इनके नाम हैं करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह। कनाडा पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी कर प्रचार किया कि उन्हें बड़ी सफलता मिली है। उन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर और उसकी साजिश रचने का आरोप लगाया गया। पर अब खबर आई है कि उन चारों लोगों को बेल मिल चुकी है। बेल कब मिली है, इसकी तय तारीख पता नहीं चल पाई है, लेकिन इंडिया टुडे के हाथ इस केस से जुड़े अदालत के दस्तावेज लगे हैं। इस रिपोर्ट में 2 बातें सामने आई है, मतलब इस रिपोर्ट के जरिए ये 2 बातें पता चली है। पहली ये कि चारों कथित आरोपी 18 नवंबर 2024 को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे। दूसरी, दस्तावेज में इन चारों के नाम के सामने कस्टडी वाले खाने में N लिखा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि ये चारों इस वक्त कनाडा पुलिस की हिरासत में नहीं है। हो सकता है कि इन्हें कनाडा की पुलिस ने बेल दे दी हो और आगे की कार्रवाई में शामिल होने की ताकीद की हो, या उन्हें स्पेशल कंडीशन में बेल मिली हो, जो भी हो। लेकिन ये बात तय है कि चारों भारतीय नागरिक इस समय जेल में तो नहीं है। रिपोर्ट से एक और जरूरी बात पता चली है कि कनाडा पुलिस ने इन चारों का केस प्रांतीय न्यायालय से ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करवाया है। से पूछा कि ब्रिटिश कोलंबिया सुप्रीम कोर्ट में इन चारों का केस जाने से क्या होगा और इन चारों कथित आरोपियों के अभी के केस का क्या अपडेट है। देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि लीगली यहाँ से सरे से ब्रिटिश कोलंबिया ट्रांसफर हुआ है, वो रीजनल कोर्ट वहाँ सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर हुआ है क्योंकि इंसिडेंट हुई थी वहाँ पे। तो एक तो ये है कि
इसके दो पहलू इसलिए हैं कि एक स्पीड अप हो सकता है, दूसरा है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो शायद स्किप हो जाए। लेकिन ये एक सेटबैक की तौर से देखा जा रहा है कनेडियन गवर्नमेंट को, खासकर ऐसे माहौल में जब जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट गिर चुकी है। एक सिचुएशन है, पॉलिटिकल एम्बिग्विटी है वहाँ पे कि क्या होगा, और कंजर्वेटिव पार्टी की बढ़त है। लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात जब आप कोर्ट के फैसले की बात करें तो लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से ये एक गवर्नमेंट जो एक स्टैंड था गवर्नमेंट का, उसको एक बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि जो अब प्रोसेस है वो जुडिशियल प्रोसेस जो है ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट में डिसाइड होगी। लेकिन जो जैसा कि जस्टिन ट्रूडो के गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो प्रोजेक्शन खासा अब नहीं दिखेगा। कि इन चारों कथित आरोपियों को बेल मिलना क्या ट्रूडो के लिए बड़ा झटका है? ट्रूडो के लिए काफी खासा झटका है, क्योंकि इसी को स्तंभ बनाकर ट्रूडो गवर्नमेंट ने इस पूरे भारत के साथ रिलेशंस को पॉलिटिसाइज किया और कहा कि काफी एविडेंस है। अगर ऐसा एविडेंस रहता तो बेल तो मिलती नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो एक ट्रूडो की गवर्नमेंट जैसे गिरी है, और वर्ल्ड ओवर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड ओवर में ट्रूडो की गवर्नमेंट को पॉजिटिव लाइट में बहुत कम लोग देख रहे हैं। खासकर उनके जो नेबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, वहाँ पे कैसी बातें चल रही है कि 51st स्टेट हो जाएंगे कनाडा और वगैरह वगैरह। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये ट्रूडो के लिए बहुत ही बड़ा झटका है, उनके पॉपुलैरिटी के लिए झटका है। और इससे एक मैसेज अगर आपको पॉजिटिव जस्टिन ट्रूडो को जाता है तो ये कि भारत और कनाडा के संबंध ट्रूडो के खासकर पर्सनल एंग्स से बड़े हैं, और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मैसेज यही है। चारों आरोपी यानी कि करण बराड़, अमनदीप सिंह, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह, ये सभी 2021 में टेम्पररी वीजा लेकर कनाडा गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आरोपियों ने अलग अलग भूमिका निभाई है। एक पर निज्जर की लोकेशन पता करने की जिम्मेदारी थी, दूसरे आरोपी ड्राइवर के तौर पर वहां पर काम कर रहे थे, और तीसरे ने उस पर गोली चलाई। ये तो हुई निज्जर की बात। अब आते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के केस पर, लेकिन इससे पहले उसकी कहानी जान लेते हैं। पन्नू सिख फॉर जस्टिस उर्फ SFJ का सरगना है। इस संगठन को भारत सरकार ने आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। खुद पन्नू को भी भारत सरकार एक आतंकी मानती है, लेकिन पन्नू की कहानी की शुरुआत भारत से ही होती है। उसकी पैदाइश अमृतसर के गांव खानकोट में हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी से उसने लॉ में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद न्यूयॉर्क के टूरो लॉ कॉलेज से मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हार्वर्ड से MBA की डिग्री ली। इसके बाद वो कनाडा चला गया। कनाडा जाते ही पन्नू कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जहां से उसका भटकाव शुरू हुआ। वो सिख समुदाय के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने लगा। उसे साथ मिला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का। 2007 में उसने SFJ बनाया। ये संगठन सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान को बनाना चाहता है। पन्नू रहता है मूलतः अमेरिका में, वहां की नागरिकता भी ले रखी है और कनाडा की भी। उसका कनाडा भी आना जाना लगा रहता है। नवंबर 2023 में ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका की धरती पर पन्नू को मारने की कोशिश की। अखबार ने यह भी कहा कि हत्या के इस प्रयास को लेकर अमेरिका ने 2 बार भारत के सामने अपना विरोध जताया। 2023 में ही अमेरिका ने कहा कि पन्नू की कथित हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता का नाम सामने आया है। ये भारतीय नागरिक है। निखिल पर आरोप है कि उसने पन्नू की हत्या के लिए एक किलर को सुपारी दी। इसी आरोप में निखिल को 20 जून 2023 को अरेस्ट किया गया चेक रिपब्लिक में। फिर अमेरिका लाकर उस पर केस चलाया जा रहा है। पर आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि निखिल ने कहा है कि पिछले 7 महीनों से भारत सरकार की तरफ से कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया है, जबकि उनके परिवार ने कई बार सरकार से इसके लिए अनुरोध किया है। निखिल ने ये बात इंडियन एक्सप्रेस से की है। उन्होंने कहा, जब से मुझे अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है, मुझे कोई काउंसलर एक्सेस नहीं मिला है। भारतीय दूतावास से कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया है। मेरे परिवार ने इसके लिए कई बार अनुरोध किया, इसके बावजूद कोई भी मुझसे मिलने नहीं आया। काउंसलर एक्सेस का मतलब यह है कि किसी दूसरे देश में बंद कैदी को उसके देश के राजनयिक या अधिकारी से मिलने की इजाजत देना। कि निखिल न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। इससे पहले वो चेक रिपब्लिक की जेल में बंद थे। उस दौरान तो उनको 3 बार इंडियन काउंसलर एक्सेस मिला था,
लेकिन अब भारत सरकार उनकी मदद के लिए क्यों नहीं आगे आ रही? और क्या ट्रंप के आने के बाद निखिल की मदद करना आसान होगा? देखिए, ये एक लीगल मामला है, इसीलिए इसमें बहुत बहुत पेचीदा भी है, क्योंकि जो सब जुडिस मामले हैं उसमें डिप्लोमेटिक एक्सेस कितना माना जाता है, कितना दिया जाता है, ये कहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है व्हेन का और नॉट इफ का, क्योंकि कब मिलेगा कॉन्सुलर एक्सेस, अभी ना कभी तो मिलना ही है। तो इसीलिए और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो फंक्शन करती है वहाँ पे बड़ी इंडिपेंडेंट तरीके से करती है। तो मेरे ख्याल में सेकंड और थर्ड लेवल नॉक ऑन इफेक्ट्स पे बातें चल रही होंगी कि कॉन्सुलर एक्सेस कब लिया जाए। क्योंकि अगर आप इसके भी दो पहलू हैं। एक तो कि अगर आप कॉन्सुलर एक्सेस लेते हैं तो एक डायरेक्ट इम्पिंजमेंट भी हो सकता है, एक सिग्नलिंग हो सकती है जिसको कि अवॉइड करना चाह रही हूँ प्रोसिक्यूशन, तो डिफेंडेंट। तो ऐसे में बड़ा ही पेचीदा मामला है, लेकिन मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन है व्हेन का और इफ का नहीं, क्योंकि कब लेना है कॉन्सुलर एक्सेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और अगर भारत सरकार अगर क्योंकि एलिगेशंस फॉर्मली इंडिया और इंडिया ने फॉर्मली एलिगेशंस को तो डिनाई किया है, सो इसका कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे, लेकिन वो एक भारतीय नागरिक है तो मेरे ख्याल से कॉन्सुलर एक्सेस तो मिलना ही मतलब लेना ही चाहिए। कब लेंगे ये क्वेश्चन अभी खासा क्लियर नहीं हुआ है। इस खबर की हर अपडेट पर हमारी नजर रहेगी, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब कनाडा से चलते हैं दुबई, जहां 8 जनवरी को भारत और तालिबान के सीनियर अधिकारियों की मीटिंग हुई। 8 जनवरी को दुबई में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी की दुबई में मुलाकात हुई। दोनों देशों ने अपने ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा, अफगानिस्तान को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए साझेदारी बढ़ाई जाएगी। भारत ने हेल्थ सेक्टर में भी मदद बढ़ाने का वादा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आए अफगान शरणार्थियों के मामले में भी मदद करने पर सहमति बनी है। नवंबर 2023 में पाकिस्तान ने अपने यहाँ रह रहे लगभग 17 लाख अफगान शरणार्थियों को वापस भेजने का फैसला किया था। ये लोग अफगानिस्तान में चल रही जंग की वजह से पाकिस्तान आकर बसे थे। 8 जनवरी को हुई मीटिंग में भारत और अफगानिस्तान ने क्रिकेट और खेल के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने की बात की है। इसके अलावा चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी है। इसे व्यापार और अफगानिस्तान तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अफगानिस्तान ने भारत की सुरक्षा चिंताओं पर भी अपनी संवेदनशीलता जाहिर की है। पिछले दिनों अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने हमला किया था। दिसंबर 2024 में ही इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने अफगानिस्तान के रेफ्यूजी मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया था। अगस्त 2021 से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर रखा है। इसके बाद अमेरिका ने यहाँ कई प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते अफगानिस्तान की आर्थिक हालात खराब हो गई। इसलिए भारत ने कई मौकों पर उसकी मदद की है। जैसे भारत अब तक अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गेहूं, 300 टन दवाइयां, 27 टन राहत सामग्री, 40,000 लीटर कीटनाशक, 100 मिलियन पोलियो डोजेस, कोविड की 15 लाख वैक्सीन, नशा मुक्ति प्रोग्राम के लिए 11,000 यूनिट हाइजीन किट और 1.2 टन स्टेशनरी किट की खेपें भेजी हैं। बहरहाल, हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। 8 जनवरी को हुई मीटिंग अहम क्यों है, अब ये समझते हैं। इससे पहले तक भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर ही तालिबान से बातचीत करता था, लेकिन पहली बार भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने तालिबान सरकार से बात की है। हमने जानकार से पूछा कि भारत सरकार तालिबान से बातचीत कर रही है, लेकिन अभी तक उसे मान्यता नहीं दी। क्या आने वाले समय में भारत तालिबान को मान्यता दे सकता है? संभावना को हटाया नहीं जा सकता। हालांकि जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से भारत और तालिबान में अलगाव है, लेकिन सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से हमें अफगानिस्तान की आवश्यकता है। और जैसा चाणक्य ने भी कहा था कि आपका पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका मित्र होता है। तो दोनों हिसाब से अफगानिस्तान हमारे लिए सामरिक दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और सेंट्रल एशिया जाने के लिए अगर हम छाबहार का पोर्ट इस्तेमाल करते हैं तो अफगानिस्तान के माध्यम से सेंट्रल एशिया में जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी बहुत वाइटल है। जो हमारी दूरी है वो है उनका धार्मिक दृष्टिकोण से
अतिवाद जो है वो हमको गवारा नहीं है। लेकिन अब जिस ढंग से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास आ गया है, खासतौर से जब पाकिस्तान ने हवाई हमले किए अफगानिस्तान पे, तो उसके बाद में ये संभावना जरूर बनती है कि हमें धीरे धीरे अफगानिस्तान को कल्टीवेट करना चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो सकता है धीरे धीरे बाद में हो, लेकिन उसके साथ संपर्क बनाए रखना और आपसी हितों पर बातचीत करके संबंधों को आगे बढ़ाना आवश्यक है। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने वाली है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में तालिबान के साथ बातचीत शुरू की थी और अमेरिकी सेना की वापसी पर समझौता भी किया था। क्या ट्रंप के आने के बाद अमेरिका की तरफ से भी तालिबान से आधिकारिक बातचीत शुरू हो जाएगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी भारत के इस कदम के पीछे की एक वजह हो सकती है? हो सकता है, लेकिन मैं अभी बहुत शीघ्रता से उसकी संभावना नहीं देखता हूं। ट्रंप जो है वो काफी अनप्रेडिक्टेबल है। कई बार वो ऐसे एक्शंस लेते हैं जिनकी कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए एक ठोस तौर से ये कहना कि ये होगा ही नहीं संभव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका के हित है और अफगानिस्तान में जिस तरह से उनकी शिकस्त देखनी पड़ी और जिस तरह से उनको वहां से जाना पड़ा, भारत तो पहले ही कह रहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं हटे तो अच्छा है, लेकिन अमेरिका को ऐसा लगा कि उसके हितों में है कि वो वहां से हट जाए। और ट्रंप की और अमेरिका की पाकिस्तान से भी एक तरह से सामरिक मित्रता तो है, तो उसको देखते हुए ट्रंप चीन के लिए क्या करेंगे, पाकिस्तान के लिए क्या उनका रवैया होगा, ये सब कहना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी वो इस्लाम के भी खिलाफ है, एक्सट्रीमिज्म के भी खिलाफ है। वो दोनों बातें तालिबान में लागू होती है। डेमोक्रेसी नहीं है तालिबान में। वो लोग अपने लेडीज को, जो विमेन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत है वहां पर, जो अमेरिका के बहुत लोगों को गवारा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर है जिसमें स्टेट डिपार्टमेंट भी और पेंटागन भी, और उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स की इंटरेस्ट लॉबीज वगैरह है वो भी काम करेंगी। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ट्रंप क्या कर पाएंगे। लेकिन ट्रंप, जैसा मैंने कहा, अनप्रेडिक्टेबल है और उसके बारे में कोई भी ठोस तौर से कुछ नहीं कहे तो अच्छा है। लेकिन संभावना ये है कि अमेरिका के रिश्ते बहुत देशों से बदलने वाले हैं ट्रंप के अंडर। चीन के लिए भी, रूस के लिए भी, यूक्रेन को लेकर भी, इजराइल को लेकर भी, पैलेस्टाइन को लेकर भी बहुत सारा उखाड़ पटक हो सकता है। तो उसमें देखें जो भी ट्रंप को उचित होगा, जो अमेरिका के हितों को उचित होगा, वो होगा। अब दिन की आखिरी खबर पर चलते हैं, जो जापान से आई है। जापान के एक गैंग लीडर ने अपने कुछ गुनाह कबूल किए हैं और इस कबूलनामे का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि इन गुनाहों के साथ कई देशों के नाम जुड़े हुए हैं। इस गैंग की लीडर का नाम है ताकेशी एबिसावा। ये जापान के एक गैंग याकुजा का लीडर है। याकुजा का इतिहास जापान में करीब 300 साल पुराना है। ताकेशी ने कबूल किया है कि उसने म्यांमार से ईरान को परमाणु सामग्री बेचने की साजिश रची। इसके कारण ड्रग्स और हथियार की खरीद भी शामिल है। अब जानते हैं कि ताकेशी के ऊपर क्या क्या आरोप थे। 2022 में ताकेशी और उसके साथी पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियार रखने के आरोप लगे थे। फरवरी 2024 में ताकेशी पर हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले परमाणु सामग्री को म्यांमार से बेचने की साजिश रचने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सामग्री का इस्तेमाल ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में करने वाला है। इसके अलावा उस पर आरोप है कि उसने म्यांमार के एक विद्रोही गुट के लिए हथियार की खरीद की डील की। हथियारों के बदले उसने अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स की बिक्री की। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हथियार खरीद के डील में सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल थी। इसके अलावा उस पर आरोप है कि उसने म्यांमार के एक विद्रोही गुट के लिए हथियार खरीद की डील की। हथियारों के बदले उसने अमेरिका में भारी मात्रा में ड्रग्स की बिक्री की। गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक हथियार खरीद की डील में सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। अभी आपने ऊपर विद्रोही गुट शब्द सुना, ये यहाँ पर अहम है। आप पूछेंगे क्यों? दरअसल म्यांमार में इस वक्त मिलिट्री हुंटा का राज है। जनरल मिन आंग लाइन इसके सर्वेसर्वा हैं। फरवरी 2021 में हुए तख्तापलट के बाद से ही म्यांमार की पूरी व्यवस्था उनके इशारे पर चलती है। सेना ने तख्तापलट के बाद लोकतांत्रिक चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। इसके खिलाफ कुछ विद्रोही गुटों ने मोर्चा खोल दिया है। इन गुटों को देश के कई हिस्सों में जीत भी मिली है।
ताकेशी का पर्दाफाश तब हुआ जब अमेरिका की ओर से चलाए गए एक अंडरकवर ऑपरेशन में ताकेशी ने यूरोपियन और प्लूटोनियम बेचने की कोशिश की। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक इनका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी अंडरकवर एजेंट ने उसके सामने ईरानी जनरल होने का ढोंग रचा और बताया कि उसे यह सामग्री ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। ताकेशी को इस मामले में अधिकतम 20 साल तक की सजा हो सकती है। जाते जाते अब एक सूचना लेते जाइए। हमारे आर्थिक मामलों से जुड़े खास प्रोग्राम खर्चा पानी के पूरे होने वाले हैं 1000 एपिसोड। इस एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि स्पेशल 1000 एपिसोड है, तो आप वो जरूर देखिएगा। आज का दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त होता है। ये शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अंकुर ने। आप इन मसलों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।